Hello everyone, my name is Ranjana Yadav and I'm from Divakar Education Hub. आज हम UGC नेट हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और आपको अपने सब्जेक्ट के इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही स्टडी नोट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो लेक्चर में तो आप 24/7 डाउट सेशंस ले सकते हैं और आप अपने फैकल्टी से डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूजीसी नेट का टॉपिक जो है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि सोर्सेस जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्रोत। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा उसमें हम जो विदेशी वृतांत है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। तो प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों का क्या है, एक विशेष महत्व है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अत्यधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, परिकल्पना नहीं होती है। साहित्यिक स्रोतों में क्या होती है, कल्पना की जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। और पुरातत्व में क्या होता है, जो हमें खुदाई के दौरान चीजें प्राप्त की गई हैं उसके आधार पर, उन साक्ष्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास की जानकारी को एकत्रित करते हैं। लेकिन साहित्यिक स्रोतों में क्या होता है कि कवि जो है अपनी परिकल्पना का निर्माण करके कुछ भी इतिहास में कहानियां लिख सकता है, तो वो क्या होते हैं, वो प्रमाणिक नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जहां पर साहित्यिक स्रोत मौन है, मतलब जहां पर साहित्यिक स्रोतों की वैल्यूज कम है, वहीं पर पुरातात्विक स्रोत क्या है, स्पष्ट रूप से सारी स्थिति को क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, वहां पे क्या प्रस्तुत कर देते हैं। क्योंकि साहित्यिक स्रोत क्या है, एक टेक्स्ट फॉर्म में है, एक लिखित व्यवस्था में है। अब हमें क्या पता कि जो इतिहासकार ये इतिहास लिख रहा है वो उस समय मौजूद था भी या नहीं था, या उसने अपने मन से ही कुछ भी लिख दिया, अच्छाई या बुराई। लेकिन जो चीजें हमें पुरातत्व में मिली हैं, जो हमारे सामने अवेलेबल है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जो चीजें थी वो कैसी थी, या वहां का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत कौन से हैं पुरातात्विक। सबसे पहले आता है अभिलेख, फिर आता है स्मारक और भग्नावशेष, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, किले होते हैं, ये सारे टेम्पल्स मंदिर हो गए, ये सारे अवशेष। उसके बाद आती है मुद्राएं, उसके बाद आती है कलाकृतियां, देन आते हैं मिट्टी के बर्तन। ये सारी क्या है, ये पुरातात्विक है। हमें खुदाइयों के दौरान जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनसे हम उस काल की क्या करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों में आता है कि अभिलेख जो है वो कैसे होते हैं। अभिलेख अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या जानकारी के क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण और प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। क्योंकि अभिलेख क्या है, समकालीन होते हैं। समकालीन कैसे, उसी समय में उसी इतिहास में जो है लिखे गए थे, उसी टाइम पीरियड पे उसको लिखा गया था, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है समकालीन। तो अभिलेखों में क्या क्या आता है, अभिलेखों में हमें स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों और मुद्राओं, मूर्तियों और मंदिरों की दीवार इत्यादि पर क्या होते हैं, खुदे मिले होते हैं। ठीक है। अभिलेख प्राय किस पे लिखे जाते थे, स्तंभों पे लिखे जाते थे, शिलाओं पे लिखे जाते थे। ताम्रपत्र जो होते थे, जो बुर्ज की खाल से बनाए जाते थे, ताम्रपत्र, ताम्रलिपियां, उस पर लिखे जाते थे। मुद्राओं यानी कि सिक्कों पर लिखे जाते थे। मूर्तियों यानी कि मूर्तियां आप जानते हैं उस पर लिखे जाते थे, या फिर मंदिरों की जो दीवारें होती थी उनके ऊपर क्या लिखे जाते थे, अभिलेख लिखे जाते थे। बेसिकली अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को बोला जाता है पुरालेख शास्त्र।
अभिलेखों के अध्ययन को बोला जाता है पुरालेख शास्त्र। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पुरालेख शास्त्र है वो किसको कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुरालेख शास्त्र है वो क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद आता है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो अभिलेख है वो किस पे लिखे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्तंभों पर, शिलाओं पे, इन सब पे क्या लिखे जाते हैं, अभिलेख लिखे जाते हैं। अब अभिलेखों से तत्कालीन किसकी जानकारी मिलती है, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की। किसी टाइम पीरियड में किसी राजा के समय पे, या मान लो हड़प्पा पीरियड पे या मौर्यन पीरियड पे, गुप्ता पीरियड पे, ये जो टाइम पीरियड है इनमें इनकी राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, अभिलेखों के माध्यम से हमें ये पता चलता है। क्योंकि राजा क्या करते थे, अभिलेख खुदवाते थे अपनी प्रशंसा में, या शासना आदेश जारी करते थे, तो वो अभिलेखों के माध्यम से क्या हमें पता चलता है। तो इतिहास को जानने में अभिलेख क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेख जो है वो राज्य की सीमाओं और राजा के व्यक्तित्व के विशेष में क्या करते हैं, एक सटीक जानकारी देते हैं। अभिलेख कैसे, अभिलेख आप अपने ही राज्यों में खुदवाओगे ना, उसको किसी और राज्य में तो प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये राज्य की सीमाओं में पता चलता है कि अगर हमें यहाँ ये अभिलेख मिला है और थोड़ी सी दूर पे और अभिलेख मिला है, तो उससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा, इस राजा का जो शासक है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है। और व्यक्तित्व के बारे में कैसे, कि जब वो अभिलेख खुदवाएगा तो उसमें जो उसके शासन के अधिकारी होते हैं वो उसकी प्रशंसा भी करते हैं, और क्या करते हैं, उसके आदेशों को भी अभिलेखों में जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे कि अशोक ने, सबसे पहले अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो ये अभिलेखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट आता है, अभिलेखों के महत्व के संदर्भ में डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार बोलते हैं, अभिलेख समसामयिक होने के कारण विश्वसनीय प्रमाण है, और उनसे हमें सबसे अधिक क्या होती है, सहायता मिलती है किसी भी इतिहास के बारे में जानकारी, या किसी भी शासक के बारे में जानकारी प्रदान करने में। ठीक है। इसके बाद आता है, अभिलेख जो है विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, शिलालेख, स्तंभ पर लिखे गए अभिलेख को स्तंभ लेख, या ताम्रपत्र पर लिखे गए अभिलेख को ताम्रपत्र लेख बोला जाता है। मूर्ति पर लिखे गए अभिलेख को मूर्ति लेख कहा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो भारत में अभिलेख है वो कहाँ मिले हैं हमें, मैसूर यानी कि कर्नाटक में मिले हैं। भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख आपको मैसूर या कर्नाटक में मिलते हैं। इसके बाद आता है कि प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख अधिकांशतः कौन कौन सी भाषाओं में लिखे गए हैं, तो अधिकांशतः ये पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं। लेकिन कुछ जो अभिलेख हैं वो कौन कौन सी भाषाओं में भी है, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी क्या मिले हैं हमें, इन सारी लैंग्वेजेस में, इन सारी भाषाओं में भी क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। तो अधिकांश जो अभिलेख हैं उनकी लिपि कैसी है, अधिकांश जो अभिलेख हैं उनकी लिपि कैसी है, उनकी लिपि ब्राह्मी है। जबकि जो कुछ अभिलेख हैं उनकी जो लिपि कैसी है, खरोष्टी लिपि है। तो यानी कि अभिलेखों की लिपि कैसी हो गई, ब्राह्मी और खरोष्टी। और भाषा कैसी हो गई, पाली, प्राकृत और संस्कृत, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। ये क्या हो गई, भाषाएं हो गई। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले जो हमें अभिलेख मिले हैं वो किस किस के मिले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे अभिलेख मिले थे वो मिले थे मौर्य शासक अशोक के। अशोक ने ईरानी सम्राट दारा से प्रभावित होकर क्या अपने अभिलेख जारी करवाए। इसके बाद अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में मिले हैं, वो हमें ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। लेकिन जो पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेख हैं जैसे कि शहबाज गढ़ी और मानसहेरा, ये कौन सी लिपि में है, ये खरोष्टी लिपि में है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सी लिपि में है। तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सी लिपि में होंगे,
तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सिर्फ जो पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख कौन सी लिपि में है, वो आपकी खरोष्टी लिपि में है। बाकी की सारी ब्राह्मी लिपि में है। इसके बाद तक्षशिला और लंगमान जो है एकमात्र ऐसी जगह है जहां में अरेमाइक लिपि में मिला है। और कंधार के पास शारेकुना में यूनानी यानी कि ग्रीक और अरेमाइक लिपि में कैसा द्विभाषीय अभिलेख मिला है। ठीक है, दक्षिणा लंगमान में अरेमाइक लिपि का और कंधार के पास जो शारेकुना अभिलेख है, शारेकुना में अरेमाइक लिपि ग्रीक और अरेमाइक में ये द्विभाषीय अभिलेख मिला है अशोक का। अब अशोक के जो अभिलेख है उसको हम दो वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से दो वर्ग आते हैं? तो एक आता है सरकारी अभिलेख और दूसरा आता है उसका निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जो राजकवियों द्वारा क्या होती है, उनकी अशोक के जो सरकारी अभिलेख होते थे ये राजकवियों द्वारा लिखे जाते थे, जिनको क्या बोला जाता था, जिनको हम प्रशस्तियां और भूमि अनुदान पत्र कहते हैं। जो निजी अभिलेख होते हैं ये क्या होते हैं, ये अधिकांशतः मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। सरकारी अभिलेख सिर्फ राजाओं की क्या होंगी, आज्ञा पत्र होंगे या उन्होंने जो भूमि अनुदान में दी होंगी वो होंगी। प्रशस्तियां उनको बोलते हैं जो उनकी क्या अच्छाइयों को, जो उनकी विजयों को, जो उनकी प्रशंसा करती हैं, उनको जो व्यक्त करती है, उनके बारे में जो प्रशंसा लिखी जाती है उसको हम प्रशस्तियां कहते हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं इनकी खोज किसने की? अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम जो खोज थी वो 1750 ईस्वी में टी फेंटलर ने की थी। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। यानी कि 1750 में अशोक के जो अभिलेख थे वो टी पैंथलर ने खोज तो लिए थे, लेकिन अब उसकी जो लिपि है वो कैसे पढ़ी जाए, तो वो सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी। अशोक के अभिलेखों से क्या पता चलता है? तो हमें अशोक के अभिलेखों से तत्कालीन धर्म और राजत्व के आदर्श पर क्या पड़ता है, पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद अशोक के बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार का अभिलेख बोला जाता है। ये किसका है? ये शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट का अभिलेख है। ये पहला अभिलेख है जो पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा और प्रथम अभिलेख माना जाता है। किसको? जूनागढ़ अभिलेख को, जो शक शासक रुद्रदमन का है, रुद्रदमन फर्स्ट का। इसके बाद आता है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख को गुप्त शासक भानुगुप्त ने जारी किया था। इसी अभिलेख से हमें सर्वप्रथम किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है, जो 510 ईसा पूर्व की है। इसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है ये किसने शुरू किया? किसका है यह अभिलेख? तो यह अभिलेख बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, जिसे उसके मंत्री रवि कीर्ति के द्वारा क्या किया गया? तैयार किया गया था। इसके बाद आता है हांदी गुम्फा अभिलेख। हांदी गुम्फा अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिससे कलिंग शासक खारवेल की जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईसवी की घटना, ईसवी वार जो कि कलिंग का युद्ध हुआ था, उस समय की जितनी भी घटनाएं हैं उसकी जानकारी हमें हांदी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसके बाद आता है मौस्की और गुर्जरा अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख किसके हैं? सम्राट अशोक के हैं, जिनमें अशोक का जो नाम है वो क्या दिया गया है? प्रियदर्शी और अशोक। ये जो दोनों नाम है ये कौन से अभिलेख में मिलते हैं? तो ये दोनों नाम अशोक के मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रियदर्शी नाम जो है वो अशोक के किस अभिलेख में है, तो आप बताएंगे मौस्की या गुर्जरा, दोनों में से कोई भी एक दिया गया हो या दोनों दिए गए हो तो आप दोनों को मार्क करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी इलाहाबाद अभिलेख।
जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। यह किससे, सम्राट अशोक का है, क्योंकि सबसे पहले ये अशोक ने ही बनवाया था। लेकिन बाद में हरिशेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का क्या था, दरबारी कवि था, उसने क्या इसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति में खुदवाया। आगे चल कर मुगल बादशाह जहांगीर ने भी इसमें अपने लेख खुदवाए हैं, यानी कि इलाहाबाद अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति में मूलतः कितने, तीन तीन राजाओं की क्या है, अभिलेख मिलते हैं, उनकी प्रशंसाएं मिलती हैं। उसके बाद आता है भाब्रू और रोमनदेही अभिलेख। ये जो दोनों अभिलेख है ये भी अशोक के हैं, लेकिन इससे अशोक के बौद्ध धर्म होने का पता चलता है, क्योंकि अशोक ने रोमनदेही में जाकर के जब रोमनदेही की यात्रा की थी तो वहां का क्या किया था, कर को घटा दिया था। इसके बाद आता है रूपनाथ अभिलेख। जो रूपनाथ अभिलेख था, इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति उसकी आस्था है, इसके बारे में पता चलता है। और पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम जो अभिलेख हैं, इस अभिलेख में भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन मिलता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और ईरान का जो संबंध है उसका जो वर्णन है वो कौन से अभिलेख में किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम जो अभिलेख है उसमें। इसके बाद आता है बोगस गोई। बोगस गोई यानी कि एशिया माइनर, एशिया माइनर टर्की का अभिलेख है। ये 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं। इसमें सबसे पहले जो अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक 4 देवताओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो अभिलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अभिलेख किसका है। जैसे अभी हमने पढ़ा था महास्थान, महास्थान अभिलेख किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार आपको मैचिंग करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो गिरनार का अभिलेख अभी हमने पढ़ा रुद्रदमन का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है। उदयगिरी का अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। भित्री स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज की है। उसके बाद जो हांतिम गुफा अभिलेख है वो राजा खारवेल का है। नासिक गौतमी बलश्री। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का। और ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख है और ये शासक हैं, तो आपको इनको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली या फिर मैचिंग के थ्रू पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है स्मारक और भग्नावशेष, यानी कि इमारतें। हमें कौन कौन सी इमारतें कहाँ कहाँ से मिली थी इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्मारकों में प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में प्राचीन भवनों और भग्नावशेषों का विशेष महत्व होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राचीन काल के स्मारकों का क्या सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके किसके बारे में, तत्कालीन इतिहास के बारे में हम पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खुदाइयों के दौरान जो भी चीजें हमें मिलती हैं उससे क्या करते हैं, हम इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। जैसे कि स्मारकों और भग्नावशेषों से राजनीतिक स्थिति पर तो प्रकाश नहीं पड़ता, हमें उनकी राजनीतिक स्थिति है ये तो नहीं पता चलेगी, लेकिन उन अवशेषों से हमें उनकी धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का क्या पता चलता है। इसके बाद आता है कि प्रत्येक काल के स्मारक और जो उसके भग्नावशेष है उस काल की क्या कला और शैली और धर्म के प्रतीक होते हैं। तो इससे क्या हमें अंदाजा मिल जाता है कि उस समय की कला कैसी थी, उनकी कला की शैलियां कैसी थी, नागर शैली थी कि दक्कन शैली थी, कौन सी शैली का इस्तेमाल वो लोग करते थे, या उस काल में धर्म था या नहीं था, विशेषता वो लोग कौन से धर्म को अपनाते थे। तो प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों की प्राचीनता का अध्ययन करके क्या किया जाता है, कालक्रम का भी निर्धारण किया जा सकता है। जैसे प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है कि उस समय की वास्तुकला कैसी थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका उदाहरण, उत्तर भारत के मंदिरों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उनकी कला की शैली क्या कहलाती है, नागर शैली कहलाती है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनकी जो कला है वो कौन सी कला कहलाती है, वो कला द्रविड़ शैली कहलाती है।
आप इसको ऐसे याद करेंगे कि उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में जो है वो नागर शैली हो गई, और दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में जो मंदिर या कला थे उसको कौन सा, द्रविड़ शैली माना जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हुए उत्खननों से प्राप्त क्या पता चलता है हमें, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता की जानकारी मिली है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से हमें क्या मिला है, प्रचुर सामग्री मिली है, जिसके अध्ययन से हमें क्या, उनके तत्कालीन जीवन में हम लोग क्या, पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त हुई है। जब भी हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो उससे क्या हमें उनकी क्या पता चली, टाउन प्लानिंग पता चली, उनकी नगरीय सभ्यता कैसी था, उनका धर्म कैसा था, वो लोग मातृ व्यवस्था वाले थे, शांति प्रिय थे, इस तरह का क्या चीजों से हमें अंदाजा मिल जाता है। इसी प्रकार गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे कि कानपुर के पास स्थित भीतरगांव का मंदिर है, ये क्या गुप्तकालीन मंदिर है कुछ। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर से क्या पता चलता है हमें, गुप्त काल की सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। इसी प्रकार सांची, भरूच और खजुराहो, महाबलीपुरम, अजंता, अलोरा और नासिक आदि से क्या हमें प्राचीन स्मारकों से क्या पता चलता है, प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद आती है मुद्राएं। मुद्राओं में क्या होता है, मुद्राएं क्या करती हैं, बेसिकली सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के आरंभिक सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, जो कैसे होते थे, लेख रहित होते थे, उन पे कोई लेख नहीं होता था, और ये कब के थे, ईसा पूर्व 5वीं सदी के थे, जो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, आहत मुद्रा कहा जाता है। इन पे लेख नहीं थे, इन पर क्या बना हुआ था, इन पर चित्र बने हुए थे, जैसे मछली का, पहाड़ का, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड आदि के चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाया जाता था। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के बोला जाता है। ये सिक्के कैसे थे, ये सिक्के चांदी के बने होते थे, ठीक है। तो धातु से बने सिक्के 5वीं सदी से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, इससे पहले के नहीं है, इसके बाद ही बनने शुरू हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय क्या राजकीय नियंत्रण कायम हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने काल में अलग अलग श्रेणियां क्या की थी, संगठित कर दी थी। जैसे कि मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठनों जैसे श्रेणी, निगम आदि द्वारा बनाए जाते थे। वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित क्या मिले हैं, पंचमार्क सिक्के मिले हैं। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका, टकसाल का उल्लेख है। तो हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि अगर यहाँ पे टकसाल का उल्लेख है तो यहाँ पे क्या है, अधिकारी है, जो क्या करता है, मुद्रा व्यवस्था की देखरेख करता है। मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। जबकि जो रूप दर्शक नामक अधिकारी होता था वो क्या करता था, वो मुद्रा का परीक्षण करता था। इसी तरह से सर्वाधिक जो आहत सिक्के हैं वो कौन से हैं, वो मौर्य काल के हैं। प्रारंभ से लेकर के मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और कहां से मिले हैं, बिहार से मिले हैं। इसी तरह से ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में जो लेख वाले सिक्के हैं उनका प्रचलन हुआ। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में इन सिक्कों को क्या बोला, आहत सिक्कों का नाम दिया। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पे जो लेखयुक्त सोने के सिक्के हैं वो किसने जारी किए थे, तो लेखयुक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। सबसे ज्यादा स्तर पर किसने जारी किए, कुषाणों ने। भारत में सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई थी, ठीक है। कुषाण शासकों में विम कड़फिसेस था, जिसने विशुद्ध सोने के, प्योर गोल्ड के जो सिक्के थे वो चलाए, किसने, कुषाण शासक विम कड़फिसेस ने। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से ऐसा शासक है जिसने प्योर गोल्ड यानी कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, तो आप क्या बोलेंगे, कुषाण शासक विम कड़फिसेस, ठीक। इसके बाद आता है सर्वाधिक सिक्के जो थे वो मौर्योत्तर काल के हैं, जो कौन कौन से हैं, सीसे,
14 तांबा, चांदी, कांसे और सोने के सिक्के। सातवाहनों ने जो है सिर्फ सीसे और 14 के ही सिक्के चलाए हैं। उसके बाद आता है कि जो इंडो ग्रीक शासक थे, इंडो ग्रीक शासकों ने पहली बार भारत में सिक्कों पर क्या किया था, शासकों के नाम और देवी देवताओं की आकृतियां वाले क्या किए थे, सोने के सिक्के शुरू किए थे, चालू किए थे। उसी तरह से गुप्तोत्तर काल में क्या हो गया था, सिक्कों का प्रचलन कम हो गया था। क्या आ गया था, कौड़ियां प्रचलन में आ गई थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे क्या बजाते हुए दिखाया गया है, उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उसको क्या संगीत से प्रेम है। इसी तरह से सातवाहन का जो शासक था यज्ञश्री शातकर्णी, उसने अपने सिक्कों पर क्या बनाया था, उसके सिक्कों पर हमें जलपोत की आकृति देखने को मिलती है। इससे क्या पता चलता है कि उसका समुद्र प्रेम और समुद्र विजय का अनुमान, यानी कि उसने क्या किया था, समुद्र अभियान किए थे जिसमें उसको विजय प्राप्त हुई थी। इसके कारण उसने अपने सिक्कों पर क्या किया था, जलपोत की आकृति उत्कीर्ण की थी। उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, गुप्त शासकों में पहली बार चांदी के सिक्के जारी किए थे, जब उसने क्या शकों को पराजित किया था और क्या शकारी की उपाधि धारण की थी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त शासक में किसने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो आप क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आता है गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, ये आप क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। उसी तरह से गुप्त काल में सामान्यता लेन देन के लिए किसका प्रचलन किया जाता था, कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। बसाड़, बसाड़ भी क्या है, गुप्तकालीन स्थल है जहां से मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनसे क्या व्यापारिक श्रेणियों को क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सैंधव कालीन मोहरों से भी उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान मिलता है। इसके बाद आती है आपकी कलाकृतियां। जो कलाकृतियां हैं उनसे क्या पता चलता है, भारत में विभिन्न स्थानों पर किए गए उत्खनन से अनेक कलाकृतियां मिलती है, जैसे कि भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर, खिलौने, आभूषण आदि। इनसे भी हम क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है, उनके शासन के बारे में पता चलता है। इनसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके बाद इन भारतीयों की कलाकृतियों में से क्या अनेक खंडित भी हैं, परंतु फिर भी ये कलाकृतियां प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि हमें क्या पता चलता है, भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त खिलौने, मूर्तियां, आभूषण, अशोक के स्तंभ, विभिन्न बौद्ध प्रतिमाएं कैसी कैसी थी, मथुरा कला में बनी हुई थी, फिर गंधार कला में बनी थी। उसी तरह से मंदिरों के जो अवशेष हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, तांबे और कांसे की जो मूर्तियां हैं, उनसे हमें पता चलता है। अजंता है, अजंता लोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हुए हैं, उनसे भी क्या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है, सहायता मिलती है। और आज का लास्ट टॉपिक आता है मिट्टी के बर्तन, जिसमें भारत के विभिन्न स्थानों से क्या मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों को क्या अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। ये बर्तन न केवल कला की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि इनकी मिट्टी की जांच करके क्या किया जाता है, इनकी आयु का भी पता लगाया जाता है कि ये कौन से काल की हैं, मौर्य काल की हैं, गुप्ता काल की हैं या हड़प्पा काल की हैं। इनसे हमारा क्या पता चलता है, इतिहास के कालक्रम का पता चलता है। इसी तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या स्रोतों का क्या है, अभाव नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए विभिन्न साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक सामग्रियां क्या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद हम इसके साहित्यिक स्रोतों के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।